प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज की इस क्लास में हम पर्वत निर्माण से संबंधित आर्थर होम्स का संवहन धारा सिद्धांत पढ़ेंगे। कन्वेक्शन करंट थ्योरी ऑफ आर्थर होम्स। आर्थर होम्स ने सन 1928-29 में अपने संवहन धारा सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आर्थर होम्स ने पर्वत निर्माणकारी क्रिया को पृथ्वी में पाए जाने वाले रेडियोधर्मी तत्वों के द्वारा उत्पन्न ताप के कारण संवहन धाराओं के चलने से जोड़ा है। इस सिद्धांत में पर्वतीकरण से संबंधित ज्वालामुखी क्रिया और महाद्वीपीय प्रवाह पर भी प्रकाश डाला है। होम्स ने अधः स्तर में उत्पन्न संवहन धाराओं के द्वारा क्रस्ट में भूसन्नतियों के बनने से पर्वतों के ऊपर उठने तक की स्थिति का वर्णन किया है और यह सिद्धांत आधुनिक प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बहुत नज़दीक है। होम्स के अनुसार क्रस्ट और अधः स्तर का अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। क्रस्ट में जो ऊपरी परत स्थल यानी सियाल और मध्यवर्ती परत सीमा का ऊपरी भाग और पिघली परत का वह भाग जो रवेदार है वह सम्मिलित किया जाता है। इस परत के नीचे अधः स्तर है जो तरल और निचली परत द्वारा निर्मित है। होम्स का सिद्धांत अधः स्तर में संवहन धारा की संभावना पर आधारित है। अधः स्तर में संवहन धारा की उत्पत्ति का कारण वहाँ रेडियो सक्रिय पदार्थों की उपस्थिति है। इन पदार्थों के विघटन से उत्पन्न ताप के कारण अधः स्तर तरल अवस्था में रहता है और वहाँ संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं। अधः स्तर से कहीं अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ हैं वो भूपटल यानी पृथ्वी के ऊपरी भागों में मिलते हैं, लेकिन ऊपरी परतों में विकिरण और जो संचालन यानी कंडक्शन होता है उसके द्वारा ताप का निरंतर ह्रास होता रहता है और वहाँ पर अधिक ताप संचित नहीं हो पाता। भूपटल से विकिरण और संचालन द्वारा प्रतिवर्ष ताप ह्रास है वो 60 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। भूपटल से विकिरण तथा संचालन द्वारा जो ये ताप ह्रास है वो प्रतिवर्ष 60 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। ये ताप ह्रास ग्रेनाइट की 14 किलोमीटर मोटी परत, ग्रेनो डायोराइट की 16.5 किलोमीटर मोटी परत, बेसाल्ट और गेब्रो की 52 किलोमीटर मोटी परत, पेरिडोटाइट की 60 किलोमीटर मोटी परत में वर्तमान रेडियो सक्रिय पदार्थों के विघटन से उत्पन्न ताप के बराबर है। धरातल के समीपवर्ती परतों में रेडियो सक्रियता विशेष रूप से केंद्रित है। ये कह सकते हैं कि धरातल से औसत ताप हानि की पूर्ति 60 किलोमीटर मोटी परत द्वारा उत्पन्न ताप से हो जाती है, अर्थात पृथ्वी की ऊपरी और मध्यवर्ती परतों में ताप का संचयन नहीं होता। यद्यपि अधः स्तर में रेडियो सक्रिय पदार्थ अपेक्षाकृत कम है, फिर भी उनसे उत्पन्न ताप और अधः स्तर का मौलिक ताप दोनों मिलकर इतने अधिक हो जाते हैं कि इनसे संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, क्योंकि अधः स्तर से विकिरण और संचालन द्वारा ताप का ह्रास नहीं होता है। विषुवत रेखा के पास क्रस्ट की मोटाई है वो ध्रुवीय प्रदेशों से अधिक है, अतः भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय प्रदेशों में रेडियोधर्मी पदार्थ हैं उनसे उत्पन्न ताप की अधिकता भी ध्रुव क्षेत्रों की तुलना में अधिक होगी। इसलिए विषुवत रेखा के नीचे उठने वाली संवहन धाराएं और ध्रुवों पर नीचे की ओर जाने वाली संवहन धाराएं पाई जाती हैं। विषुवत रेखा के पास ये धाराएं ऊपर उठकर भूपटल के नीचे क्षैतिज अवस्था में प्रवाहित होकर ध्रुवों के पास नीचे की ओर जाती हैं। अधः स्तर या परपटी के नीचे जहाँ ये धाराएं ऊपर आकर क्षैतिज दिशा में चलेंगी वहाँ परपटी पर अत्यधिक खिंचाव या तनाव उत्पन्न होगा। जहाँ ये धाराएं भूगर्भ की ओर लौटेंगी वहाँ अत्यधिक कंप्रेशन होगा, संपीड़न होगा। परिणाम स्वरूप परपटी का ऊपरी हिस्सा भी धंसने लगेगा और वहाँ भूसन्नति बनेगी। जैसे जैसे भूसन्नति में निक्षेपण होगा उसमें तलहटी धंसती जाएगी और अधिक निक्षेपण के लिए स्थान बनता जाएगा। होम्स ने अपनी पुस्तक में संसार का मानचित्र देकर भूसन्नतियों के बनने और उन पर दबाव डालने वाले दृढ़ खंडों को दिखाया। भूपटल के महाद्वीपीय खंडों में महासागरीय भागों की तुलना में रेडियो सक्रिय पदार्थ अधिक पाए जाते हैं, इसलिए महाद्वीपों और महासागरों के नीचे एक ही गहराई पर तापमान महाद्वीपों के नीचे अधिक रहता है। इसलिए महाद्वीपों के नीचे से उठने वाली धाराएं अधिक तीव्र और सक्रिय होती हैं। अतः महाद्वीपों के नीचे अधः स्तर से उठने वाली संवहन धाराएं पिघले पदार्थों को ऊपर उठाती हुई फिर सागर की ओर बहाकर ले जाती हैं। महासागरों के नीचे भी इसी प्रकार की किंतु कम तीव्र धाराएं उत्पन्न होती हैं जो महाद्वीपों के किनारे महाद्वीपों के नीचे बहने वाली धाराओं से मिलती है और नीचे की ओर प्रवाहित होती हैं। चित्र में आप देख सकते हैं भू अभिनीति का विकास और पर्वत निर्माण।
होम्स के अनुसार लोरेंसी और गोंडवाना लैंड के नीचे भूगर्भ से ऊपर की ओर संवहनिक धाराएं ऊपर उठकर महाद्वीपों के सीमांतों की ओर फैल गई। प्रशांत महासागर और एशिया अमेरिका के तटों के निकट संवहनिक धाराएं मुड़कर भूगर्भ की ओर प्रवाहित हुई, जिससे सतह पर भूसन्नतियां और महासागरीय गर्त बने। यह विशाल तटीय प्रदेश पर्वत निर्माण का विशाल स्थल है। एशिया के तट पर अनेक द्वीप समूह जो पर्वतमालाओं के ऊपरी हिस्से हैं, जो अनेक द्वीपों के उदाहरण हैं। इससे ज्ञात होता है कि प्रदेश में संवहनिक धाराएं आज भी सक्रिय हैं। चित्र में आप देख सकते हैं कि संवहनिक धाराओं के कारण किस प्रकार से पर्वत हैं, उनका निर्माण होता है। महासागरों के नीचे भी इसी प्रकार की किंतु कम तीव्र धाराएं उत्पन्न होती हैं, जो महाद्वीपों के किनारे महाद्वीपों के नीचे बहने वाली धाराओं से मिलती हैं और फिर नीचे की ओर प्रवाहित होती हैं। संवहन धाराओं की उत्पत्ति एक स्थान से नहीं होकर कई स्थानों से होती है और उत्पत्ति केंद्र बदलते रहते हैं। संवहन धाराओं की प्रक्रिया एक स्थायी प्रक्रिया नहीं होती है, बल्कि सामयिक होती है, जो कि वेगवती और क्षीण होने के बाद पुनः दूसरे केंद्र से प्रारंभ होती है। होम्स का मत है कि प्रारंभ में एक लंबे समय तक संवहनिक धाराएं मंद गति से चलती हैं। जैसे जैसे पृथ्वी के भीतरी भाग का अत्यधिक गर्म पदार्थ धरातल की ओर उठने वाली धाराओं के साथ ऊपर उठता है, धाराओं की गति तेज हो जाती है। उस समय अधः स्तर का ठंडा, भारी और ठोस पदार्थ भूगर्भ की ओर चलने वाली संवहनिक धाराओं के साथ भूगर्भ में बैठ जाता है। ये क्रिया थोड़े समय के लिए होती है। जैसे जैसे भूगर्भ का ठंडा पदार्थ बैठता जाता है और गर्म तथा हल्का पदार्थ अधः स्तर के नीचे पहुंच जाता है, संवहनिक धाराओं की गति मंद हो जाती है। संवहनिक धाराओं को पर्वत निर्माण की 3 अवस्थाओं से जोड़ा है। पहले भूसन्नतियाँ बनती हैं और लंबे समय तक निक्षेपण होता है। जब संवहनिक धाराओं की गति तीव्र होती है, तब भूसन्नति के दोनों ओर के जो दृढ़ भूखंड हैं वो भ्रंशित होकर भूसन्नति पर तीव्र दबाव डालते हैं। भूसन्नति की चट्टानों में मोड़ पड़कर पर्वत निर्माण होता है। जब संवहनिक धाराएं मंद हो जाती हैं, दृढ़ खंडों का दबाव कम हो जाता है, तब समतलोतन के कारण पर्वत ऊपर उठ जाते हैं। होम्स ने यह भी स्पष्ट करने का प्रयत्न किया कि जहां 2 प्रमुख संवहनिक धाराएं मिलती हैं, वहां अन्य छोटी धाराएं भी विकसित हो जाती हैं, जिनके कारण वहां ज्वालामुखी फटते हैं। प्रशांत महासागर के तट पर यही कारण है कि ज्वालामुखी की पेटी पाई जाती है। 1939 में ग्रिग्स ने अपने प्रयोगों द्वारा संवहन धारा सिद्धांत द्वारा पर्वत निर्माण की सत्यता को प्रमाणित करने का प्रयास किया। उन्होंने पृथ्वी के भूपटल और अधः स्तर का एक मॉडल तैयार किया, जिसका निर्माण इन परतों में पाए जाने वाले पदार्थों से मिलते जुलते पदार्थों से किया गया था। इस मॉडल में अधः स्तर में उत्पन्न संवहन धाराएं पैदा करने के लिए घूमने वाले ढोल यानी रोटेटिंग ड्रम्स बनाए गए। बेलनाकार ड्रम को घुमाकर चाही गई प्रक्रिया की गई। इससे सतह पर जो आकृति बनी वह भूसन्नति और फिर पर्वत के समान ही बनी। जब ढोलों को धीरे धीरे घुमाया गया तो मॉडल के ऊपरी पटल का नीचे उतरने वाली धाराओं द्वारा अवतलन होने लगा, और जैसे जैसे इन ढोलों का परिभ्रमण तेज किया गया, वैसे वैसे अवरोही धाराओं द्वारा अवतलन तीव्र गति से होने लगा। और जब दोनों का परिभ्रमण धीमा कर दिया गया तो धंसा हुआ भाग फिर ऊपर उठने लगा। इस प्रकार ग्रिप्स ने अपने प्रयोगों द्वारा संवहन धाराओं की चक्रीय व्यवस्था की संपुष्टि की है। इस प्रयोग के द्वारा महासागरों के मध्य की पर्वतमाला किनारे पाई जाने वाली नवीन बनती प्रॉपर्टी की बात भी स्पष्ट होती है। वेगनर ने महाद्वीपों के विस्थापन का मेंटल में चलने वाली संवहनिक धाराओं से जोड़ा है। अब महाद्वीपीय विस्थापन एक कल्पना नहीं है, बल्कि वास्तविक तथ्य है। होम्स का सिद्धांत रोचक है और इसकी कुछ तथ्यों को मान्यता भी मिली है, किंतु यह ऐसे तथ्यों पर आधारित है जिनके विषय में हमारी जानकारी बहुत कम है। संवहन धाराओं की उपस्थिति के बारे में संदेह है और महाद्वीपों का विस्थापन संवहन धाराओं द्वारा हो सकता है, यह संभव प्रतीत होता है। परंतु यह सिद्धांत पर्वत निर्माण की समस्या को समझने में नई दिशा प्रदान करता है। ताप संवहन प्रक्रम प्लेट विवर्तन की संबंधी अध्ययनों से नई दिशा मिली है। धन्यवाद।